Welcome to Aarti Group Tuition. Today we will learn about the gravitational potential energy. तो क्या होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा? चलो देखते हैं। किसी भी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ऊर्जा में बदल जाता है। इसी ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। इन्होंने क्या बताया है कि कोई भी कण है, पिंड है, वो क्या है, अनंत दूरी पर है। कहाँ पर है? अनंत दूरी पर है। ठीक है। अब ये क्या है, अपनी पृथ्वी है। ठीक है। तो कोई कण पिंड अनंत दूरी पर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अनंत दूरी से गुरुत्वीय क्षेत्र में ला रहे हैं। कहाँ पर ला रहे हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र में। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी पिंड को लाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है वह कार्य किस में बदल जाएगा? ऊर्जा में बदल जाएगा। और उसी ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। इसके बाद में मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखी है। अगर आपको ये नहीं अच्छे लगे और ये समझ में आए तो ये भी ठीक है। किसी पिंड की विशिष्ट स्थिति के कारण उसमें समाविष्ट ऊर्जा को उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कि कोई भी कण हो गया, कोई भी पिंड हो गया, उसमें उसकी स्थिति के कारण उसके अंदर जो भी ऊर्जा उसके अंदर समाई हुई है उसे ही उसकी क्या कहेंगे? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अनंत पर शून्य होती है, जीरो होती है। जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, कोई भी कण होता है, कोई भी पिंड होता है, वो अगर अनंत दूरी के ऊपर है तो अनंत दूरी पर है तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आगे देखो। क्योंकि अनंत पर गुरुत्वीय बल कार्य नहीं करता है। क्योंकि अनंत दूरी पर कण या पिंड उपस्थित है तो उसके ऊपर गुरुत्वीय बल नहीं लगेगा, क्योंकि पृथ्वी अपना आकर्षण बल नहीं लगाएगी। इसके कारण क्या हो जाएगा? उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। वह अनंत पर गुरुत्वीय बल का कार्य नहीं करने के कारण जी भी शून्य होता है। और अनंत दूरी के ऊपर पिंड के ऊपर क्या नहीं कार्य कर रहा है? गुरुत्वीय बल कार्य नहीं कर रहा है। और जब पिंड के ऊपर गुरुत्वीय बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका जी की वैल्यू भी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू भी कैसी होगी? शून्य होगी, जीरो होगी। आगे देखते हैं। और पृथ्वी के पृष्ठभाग पर भी u बराबर जीरो होती है। तो पृथ्वी के पृष्ठभाग के ऊपर भी u का मतलब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो पृथ्वी के पृष्ठभाग के ऊपर भी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी? जीरो होगी। ठीक है। इसके बाद में मैंने लिखा है और दूरी अनंत से कम होने पर स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। अगर दूरी अनंत से कम है तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, माइनस में होगी। और एक बात का ध्यान रखना, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं? U से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? U से लिखते हैं। चलो आगे देखते हैं। माना m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी से h ऊंचाई पर है। कोई m द्रव्यमान का कण है, कोई पिंड है, वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? h ऊंचाई पर है। जैसे ये पृथ्वी हो गई अपनी, ठीक है, इससे h ऊंचाई के ऊपर, h ऊंचाई के ऊपर, तो h ऊंचाई के ऊपर वह कण या पिंड उपस्थित है और उसका द्रव्यमान कितना है? m है। ठीक है, कण का। तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? U बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H के बराबर होगी। तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि कोई कण है, पिंड है, उसका द्रव्यमान m है और वह पृथ्वी से h ऊंचाई पर है, तो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? U बराबर माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H के बराबर होती है। तो यहां मैंने लिख दिया है, इसके अंदर जो U, G कैपिटल M स्मॉल m R प्लस H ये क्या है? यहां मैंने लिख दिया है कैपिटल M इज इक्वल टू पृथ्वी का द्रव्यमान। कैपिटल M क्या होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। और स्मॉल m क्या होता है? पिंड का द्रव्यमान होता है। और कैपिटल R क्या होता है? पृथ्वी की त्रिज्या। और स्मॉल h, स्मॉल यहां पर स्मॉल h का मतलब है पिंड की पृथ्वी से ऊंचाई, और U का मतलब है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर मैंने पृथ्वी की त्रिज्या मैंने लिख दी है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। ये याद रखना। ठीक है। अब हम देखेंगे मुक्ति वेग, जिसको प्लायन वेग भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्लायन वेग। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पार फेंका जा सके, उस वेग को प्लायन वेग या मुक्ति वेग कहते हैं। तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि वह न्यूनतम वेग, वह कम से कम वेग जो क्या करे, किसी वस्तु को क्या करे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पार कर दे, तो उसी वेग को क्या कहेंगे? प्लायन
पलायन वेग कहेंगे, मुक्ति वेग कहेंगे। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, मैं इसको इतने वेग से फेंकूं कि यह पृथ्वी से पार चला जाए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए, तो वो वेग क्या कहलाएगा? इसके लिए पलायन वेग कहलाएगा, मुक्ति वेग कहलाएगा। और मुक्ति वेग को किससे व्यक्त करते हैं, किससे लिखते हैं? VESC से लिखते हैं। ठीक है, यहां पर V है और इसके नीचे छोटा लिखा, छोटे अक्षरों में लिखा है ESC, जिससे ESC का मतलब होता है एस्केप वेलोसिटी, जिससे पता चल जाए कि यह कौन सा वेग है। तो ESC लगा होगा तो इसका मतलब होता है यह पलायन वेग है, मुक्ति वेग है। ठीक है, VESC = √2gr होता है, और VESC के इक्वल टू क्या होता है? √2gr। यहां पर देखो दोस्तों, मैं आगे आपको बताऊंगा कि VESC = √2gr कैसे होता है, ये आगे मैं सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, और यहां पर ये जो स्मॉल g है, स्मॉल g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, और कैपिटल R का मतलब होता है पृथ्वी की त्रिज्या। और आपको ये पता होगा, इससे पहले भी हम सोल्व कर चुके हैं, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.77 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब हम 9.77 को ये भी लिख सकते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर पॉइंट के बाद में कोई अंक 5 के बराबर या 5 से बड़ा है तो हम उस अंक को हटा देंगे और उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद में देखो क्या है? 7 है, तो ये 7 क्या है? 5 से बड़ा है, तो हम इस 7 को हटा देंगे और इससे पहले वाले अंक में 7 में 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे R, कैपिटल R का मतलब होता है पृथ्वी की त्रिज्या। ये आपको मैंने पहले भी बता दी है, कितनी होती है? 6.4 × 10⁶ मीटर होती है। ये दोनों वैल्यू आप याद रखना, आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां पर ये दोनों वैल्यू अपने को यूज होने वाली है। आगे देखो, पृथ्वी पर प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसने बताया कि पृथ्वी के ऊपर जो प्लायन वेग है, मुक्ति वेग है, वो कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर मैं इस मार्कर को 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर तक फेंक दूं तो यह क्या होगा? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पार चला जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी के ऊपर प्लायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपने देखा होगा, आपने ये मिसाइल वगैरह सब लॉन्च की जाती है, वो कौन से वेग से जाती है? प्लायन वेग से ही जाती है, मतलब 11.2 किलोमीटर वो 1 सेकंड में चली जाती है, तभी तो पृथ्वी से बाहर जा पाती है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जा पाती है। आगे देखो, चंद्रमा पर प्लायन वेग 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और इसी प्रकार चंद्रमा के ऊपर, चांद के ऊपर जो प्लायन वेग होगा वो कितना होगा? 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम पृथ्वी के पृष्ठभाग पर प्लायन वेग निकालेंगे कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड कैसे आया। ठीक है, तो m द्रव्यमान वाले पिंड की बात कर रहे हैं, कोई पिंड है, कोई कण है। ठीक है, उसका द्रव्यमान कितना है? m है, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर और पृथ्वी के अनंत दूरी पर। ठीक है, तो पृथ्वी के पृष्ठभाग पर और पृथ्वी के अनंत दूरी पर क्या? उनकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, उनकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो m द्रव्यमान का कोई पिंड है, उसके पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सबसे पहले गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो गतिज ऊर्जा कितनी है? 12 mv² है। v के नीचे यहाँ ESC लिखा हुआ है, मतलब एस्केप वेलोसिटी, मतलब कण या पिंड का प्लायन वेग। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा पृथ्वी के पृष्ठभाग पर पिंड की कितनी होगी? 12 mv² होगी। और स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? -G∠M⁻r होगी। ठीक है, अब हम क्या किसकी बात करते हैं? कुल ऊर्जा की बात करते हैं। तो कण या पिंड की, जो m द्रव्यमान का कण या पिंड है, उसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल ऊर्जा को मैंने यहाँ किससे लिखा है? E1 से लिखा है। किससे लिखा है? E1 से लिखा है। तो क्या करूंगा मैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगी? कुल ऊर्जा मिल जाएगी। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो गतिज ऊर्जा कितनी है? 12 mv² है, तो मैंने यहां लिख दिया 12 mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा कितनी है? -G∠M⁻r। तो मैंने यहां पर प्लस माइनस को इंटू किया तो क्या हो गया? माइनस हो गया, तो G∠M⁻r आ गई। तो ये कुल ऊर्जा आ गई। जो m द्रव्यमान का पिंड है उसकी पृथ्वी के पृष्ठभाग पर कुल ऊर्जा कितनी हो गई? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को जोड़ दिया तो कुल ऊर्जा आ गई। कितनी है? 12 mv² G∠M⁻r। इसी प्रकार अनंत दूरी पर बात कर लेते हैं कि कण या पिंड कहां पर है? अनंत दूरी पर है। तो अनंत दूरी पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 0 होगी, और स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? 0 होगी। इसी प्रकार कुल ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी? दोनों को जोड़ देंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो चलो अब आगे देखते हैं ऊर्जा की
अविनाशिता के नियम से। यहां मैंने लिखा है कि ऊर्जा के अविनाशिता के नियम से। तो ऊर्जा के अविनाशिता का नियम क्या होता है? मतलब ऊर्जा का विनाश नहीं किया जा सकता, तो ऊर्जा का अविनाशिता का नियम होता है ना ही तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही ऊर्जा का अविनाशिता का नियम कहलाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? E1 = E2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब पिंड जो एम द्रव्यमान का पिंड है उसके पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर कुल ऊर्जा और जो एम द्रव्यमान का पिंड है उसके अनंत दूरी पर उसकी कुल ऊर्जा, तो दोनों को बराबर लिख दिया मैंने। तो E1 की वैल्यू कितनी है यहां पर? हाफ, ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए उठा के, हाफ mVESC² माइनस G_M_r। ठीक है, आगे क्या है? =, तो लगा दो यहाँ पे =E2। E2 की वैल्यू, कुल ऊर्जा की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर कुल ऊर्जा E2 लिखा है मैंने, कितनी है? 0 है। ठीक है, तो अब क्या होगा? आगे इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो क्या है, mVESC², m के बटे में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 है, m है, तो m को 1 से गुणा करेंगे तो m आ जाएगा और ये नीचे 2 ऐसे के ऐसे। ठीक है, आगे क्या है? G_M। एक काम करता हूं मैं, यहां पर इधर ये माइनस का M G_m/r है, ये यहां से उठाकर बराबर के इस साइड में लेके चला जाता हूं, तो इधर क्या आ जाएगा? ये इधर माइनस का है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? G_m/r हो गया। इधर माइनस का, इधर किसका हो गया? प्लस का हो गया। अब ये नीचे अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? v की वैल्यू निकालनी, अपने को वेग निकालना है। ठीक है, तो प्लायन वेग निकालना था। यहाँ पर इसके इनटू में क्या है? m/2, तो m/2 यहाँ इनटू में है तो कहाँ चला जाएगा? अपोन में चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? VESC² G_M/m/m/2, ये आ गया इधर। ठीक है, अब आगे ध्यान दो। अब क्या करना है? बट्टे वाली संख्या में भी बट्टे वाली संख्या है, तो यहां पर क्या आया? यहां पे लिख देता हूं मैं, VESC² G_M/r। इसके बट्टे में दोस्तों मैं r लगाना भूल गया। ठीक है, यहां पे लिख लेगा G_M/r। ठीक है, अपॉन r। इसके बट्टे में क्या आ गया? m/2। तो बट्टे वाली संख्या में भी देखो नीचे क्या है? बट्टे वाली संख्या है, तो ये ऐसा उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? VESC² G_M/r इंटू, अब यहाँ पे 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा और ये m नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ इस m से तो क्या होगा? m कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा? VESC इसका स्क्वायर 2G_M/r आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये बच गया। अब हम क्या करेंगे? यहां पर ध्यान देना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्लायन वेग था वो क्या आया था? √2gr आया था। तो ध्यान देना कैसे आया वो √2gr? बल, भार की परिभाषा, भार कैसे पता चलता है? बल से पता चलता है, और बल की परिभाषा क्या होती है? m × a होती है। क्या होती है? m × a। और यहाँ हम बात कर रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण की। a का मतलब त्वरण होता है, तो a की जगह हम क्या ले लेंगे? g ले लेंगे, क्योंकि a का मतलब त्वरण होता है। यहाँ हम गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं, तो a की जगह g ले लेंगे। ठीक है, तो आगे देखो, बराबर जो न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण नियम है वो क्या होता है? G_M/r², यही होता है। तो हमें अभी यहाँ पे देखो क्या चाहिए? यहाँ पे ध्यान देना, g निकाल रहे हैं हम, तो g = G_M/r² है, और ये m इंटू में है, वो कहाँ चला गया? बटे में चला गया। ठीक है, तो m से m कट हो गया, तो क्या बच गया? g = G_M/r² बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये r² है, तो r² मतलब r × r, r × r ही होता है, तो इन दोनों में से एक r यहाँ चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा? r = G_M/r। केवल एक r ही बचेगा, क्योंकि एक r तो यहाँ पर चला गया, देखो यहाँ पर आ गया, तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है? G_M/r है। क्या है? G_M/r। और यहां पर ध्यान दो, ये रहा G_M/r।
ठीक है। तो इस gm/r की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, gr लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, VSC स्क्वायर इज इक्वल टू 2gr। आ गया ना। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ध्यान देना, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हटाऊंगा तो बराबर वाले नंबर पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो VESC इज इक्वल टू 2gr, इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने स्क्वायर को हटा दिया है। ठीक है, तो आ गया मेरे पास रूट 2gr। इससे पहले मैंने आपको मुक्ति वेग प्लायन वेग में बताया था कि VESC इज इक्वल टू रूट 2gr होता है। ठीक है, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, और वहां इसकी मैंने वैल्यू भी बताई। तो इस प्रकार से ही आ गया ये। ठीक है, इससे हम प्लायन वेग निकाल लेंगे पृथ्वी पर। तो ध्यान दीजिए आगे, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। हम दोनों की वैल्यू जानते हैं, क्या जानते हैं, VESC इज इक्वल टू रूट 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है गुरुत्वीय त्वरण की, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 9.8। ठीक है, इंटू आर, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4, इन तीनों को क्या कर लेंगे, इंटू कर लेंगे। ठीक है, गुणा कर लेंगे। तो VESC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास में 125.44 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, इन तीनों को क्या किया है, इंटू किया है, और आगे क्या है 10 टू द पावर 6 है। ठीक है, अब आगे देखो VESC इज इक्वल टू रूट के अंदर देखो क्या है 125.44 है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12544 हो जाएगा। पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1 2, 2 अंक है। तो 2 अंक का तो 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो इंटू 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस रूट को हटाना है। तो इस रूट को हटाएंगे तो देखो क्या आएगा, VESC इज इक्वल टू रूट के अंदर देखो क्या बन जाएगा 112 इंटू 112। जब हम 112 को 112 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 12,544 आ जाएगा। ठीक है, और आगे क्या है 10 की पावर 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2, ये लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो दोस्तों, रूट के अंदर देखो जोड़ी बन रही है, इन दोनों की जोड़ी बन रही है और इन दोनों की जोड़ी बन रही है। तो रूट के अंदर जब भी कोई नंबर की जोड़ी बनती है तो वह रूट से बाहर आ जाती है। तो यहां लिख दो VESC इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, रूट तो हट जाएगा, तो 112 दोनों में से एक बाहर आ गया, इंटू 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2, दोनों में से एक 10 की पावर 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, रूट हट गया। तो VESC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहां पर 10 की पावर 2 है। अब 10 की पावर 2 को मैं 10 की पावर 2 को यहां से हटाना चाहता हूं, तो हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 11.2 हो जाएगा। तो आ गया ना। तो पृथ्वी के ऊपर प्लायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये याद रखना, इस प्रकार से पृथ्वी के पृष्ठभाग पर प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहां लिख लीजिएगा। ठीक है, अतः पृथ्वी के पृष्ठभाग पर प्लायन वेग, या हम मुक्ति वेग भी बोल सकते हैं, VESC बराबर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।